नमस्कार बच्चों। कृतिका भाग 2 पाठ साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा एक भाग में आपको समझा चुकी हूँ। लेखिका ने जो यात्रा वृतांत इस पाठ में है, जो गद्य की एक विधा है कि यात्रा वृतांत, उसका वर्णन है। और वर्णन कहाँ का है? सिक्किम राज्य के गंगटोक शहर का, जो राजधानी है गंगटोक जिसको बोलते हैं, कि वो सिक्किम की राजधानी है, उसका यहाँ पर लेखिका ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पहले भाग में मैं आप लोगों को बच्चों समझा चुकी हूँ कि हिमालय का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। लेखिका ने उस यात्रा वृत्तांत में क्या समझाया है? जो पहला भाग मैंने समझाया है कि हिमालय का जो सुंदरता है वो बहुत ही अद्भुत है, और गंगटोक शहर जो है वो सम्मोहन करता है। जो भी वहाँ पर जाते हैं, सैलानी है, लेखिका कोई भी है, तो सबको अपनी तरफ जो है मोहित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में युमथांग की यात्रा का वर्णन किया है, कैसी यात्रा है, कितना सुंदर शहर है। वहाँ के इंसानों को लेखिका ने मेहनतकश बादशाह का नाम दिया है। और श्वेत पताकाओं के बारे में बताया कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उसकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य का शुभ आरंभ करता है या कोई अच्छा कार्य होता है किसी कार्य का, तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, फहराई जाती हैं। और वहाँ के रास्ते जो हैं घुमावदार हैं, जलेबी की तरह लेखिका ने बताए हैं। घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, और सुंदर सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है लेखिका ने। अब आगे इस भाग में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हिमालय का जो सुंदर दृश्य है, कैसा दृश्य है। और यहाँ की वादियाँ जो है बहुत सुंदर हैं, अपनी चारों तरफ अपनी सौंदर्य की सुंदरता को बिखेर रही हैं। और पहाड़ी जो स्त्रियाँ हैं वो कैसे श्रम करती हैं, और लायुंग में लेखिका का पड़ाव कैसे रहा, इस भाग के अंतर्गत बच्चों हम ये समझेंगे। चलो अपनी पुस्तक निकाल लो और मेरे साथ साथ पढ़ते और समझते चलो। देखो बच्चों, लेखिका ने क्या कहा है कि चित्र लिखित सी मैं माया और छाया। चित्र लिखित, चित्रों के द्वारा, पहले जो है बेटा लेख जो है चित्रों के द्वारा ही हम पढ़ते थे। अक्षरों का ज्ञान आपने पढ़ा कि बहुत देर से हुआ था, तो सबसे पहले चित्रों के द्वारा ही लिखा जाता था और चित्रों को ही पढ़ा जाता था। माया, जो माया होती है कि अपने अंदर आपको उलझा लेती है माया जाल में। छाया होती है किसी चीज़ की बिंब। इस अनूठे खेल, कैसा लेखिका ने बताया, अनूठा खेल है, उसको अपनी आँखों से देखती जा रही थी। सारी इस दृश्य को लेखिका जो है अपनी आँखों से निहार रही थी। प्रकृति जैसे मुझे श्यानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। क्या कहा देखिए लेखिका ने बच्चों, प्रकृति मुझे श्यानी मतलब समझदार, युवा, जैसे युवावस्था में शाना होने लग जाता है ना बच्चा, तो उसी तरह कहा कि समझदार, चतुर बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन होता है किसी चीज़ का शुभ आरंभ करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर छटी। धुंध जो गिर रही थी बादलों के कारण, जो है नमी थी, वो हट गई है। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। कैसे पहाड़ थे? विपरीत, विपरीत होता उल्टी दिशाओं से आते हुए। थोड़ी देर के बाद वे छाया पहाड़ अपने आप में श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने आ गई। पहले तो एक छाया के रूप में पहाड़ थे जो स्पष्ट नहीं नज़र आ रहे थे, छाया प्रतिबिंब जैसा लग रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लेखिका के सामने अपने श्रेष्ठ, जो अपने उत्कृष्ट रूप में सामने आ गए। जीभ थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। लेखिका ने थोड़ी देर के लिए रुकवा दी और मैंने गर्दन घुमाई सब, और जैसे जन्नत, जन्नत का अर्थ होता है बच्चों स्वर्ग। क्या होता है बच्चों? स्वर्ग। कि ऐसा लग रहा था लेखिका को जैसे चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग हो। नज़रों की छोर मतलब छोर किनारे तक खूबसूरती ही खूबसूरती, कि जहाँ तक लेखिका नज़रें घुमाती चारों तरफ खूबसूरती नज़र आ रही थी। अपने आप को निरंतर दे देने की अनुमति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, ऐसे नज़ारे जो कहीं भी पाने असंभव हैं। वहीं कहीं लिखा था थिक ग्रीन। क्या लिखा हुआ था बच्चों? थिक ग्रीन मतलब बहुत गहरा हरा। आश्चर्य, अब लेखिका को आश्चर्य हुआ। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। क्या कहा लेखिका ने कि पल भर में ही, कुछ क्षण के अंदर ही ब्रह्मांड में कितना कुछ घट रहा था। सतत प्रवाह में झरने,
नीचे वेग से गति से बहती हुई तीस्ता नदी। फिर बच्चों देखो तीस्ता नदी के बारे में आ गया। सामने उठती धुंध, जैसे पानी वाष्प होता है तो वाष्प होने पर धुंध बन जाती है। ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, बादलों को क्या कहा लेखिका ने, देखी हुई आवारा बादल। मंदिम मंदिम हवा, धीरे धीरे मंद मंद मस्त मस्त हवा में हिलोरे लेते ही प्रियता और रूढ़ो दृढ़ो के फूल। किसके? हिलोरे लेते हुए प्रियता, प्रेम का प्रतीक, रूढ़ो ट्रेड्रो के फूल सब अपनी, ये लेखिका ने दो फूलों के नाम बताए हैं कि प्रियता, प्रियता और जो है रूढ़ो देड़ो के सब अपनी अपनी लय तान प्रभाव में बह रहे हैं। चरेवेती चरेवेती, क्या कह रहे हैं? चलते रहो कहीं रुको मत। और समय के इसी सतत लगातार प्रभाव में तिनके से बहता हुआ मेरा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। कि क्या कहा लेखिका ने? कि यह जो सौंदर्य है जो हमेशा चलता रहेगा। पहली बार ही लेखिका को इसका अनुभव और एहसास हुआ। संपूर्णता के उन क्षणों में मन बिखरे सौंदर्य की इस तरह एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर सब रेखा मिट गई थी। अंदर और बाहर सब कुछ एक समान नजर आ रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी, जो बंद दरवाजे होते हैं आत्मा के सब खुलने लगे। मैं सचमुच अपने आप को ईश्वर के निकट महसूस कर रही थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर मेरे होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, फिर लेखिका के होठों पर वही प्रार्थना आ रही है। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। सारा संसार जो है वो बिखर सा गया और महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। कैसे? पहले तो लेखिका उस सुंदर वादियों में अपने आप को महसूस कर रही थी। जैसे ही उसका ध्यान हटा तो कैसे हटा, कैसे उससे कैसा लगा कि जैसे सूखी टहनियों के समान टूट गया। अर्थात उसका जो है स्वप्न था जिसे वो उसके अंदर थी वो सब टूट गया। किसकी तरह? सूखी टहनी की तरह। दरअसल वास्तव में मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी। कैसे टूटा? कि आलस में तंद्रा आ गई, लेखिका को नींद आ गई और सब कुछ जो है थोड़ी देर के लिए सब, जैसे हम सो जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आता, सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अचानक पाँव पर ब्रेक लगी, जैसे समाधिस्थ भाव से नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन, क्या कहा लेखिका ने? आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक से टूट गई हूँ। कि जैसे समाधिस्थ, बिल्कुल एक समाधि में मग्न होकर जब नृत्यांगना नाचती है तो वो उसकी ताल और लय पर घुंघरू जो ठुमकते और आवाज़ करके और पैर की एक ध्वनि और ताल पूरे शरीर को देती है, उसी तरह से वो लेखिका का भी ऐसे ही है। और अचानक से जब जैसे ही नींद टूटी, ब्रेक लगा, तो जैसे नाचने वाली नृत्यांगना के घुंघरू टूट जाते हैं तो उसकी लय गति जो एक वो होती है, थिरकन होती है, वो एकदम से लयबद्ध हो जाती है, टूट जाती है। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष बिना पक्ष के कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही हैं। अद्वितीय सौंदर्य, उसके समान दूसरा कोई नहीं, इतना सौंदर्य। अब क्या कहा लेखिका ने, कि पत्थरों को तोड़ती हुई औरतें पत्थरों पर बैठी हैं और उन्हें तोड़ रही हैं। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, इतनी सुंदर हैं। कैसे बताई लेखिका ने? आटे को जब गूंद देते हैं उतनी कोमल हो जाता है, तो इतने सुंदर हैं वो औरतें और उनके इतने सुंदर काया है, शरीर है, और उनके हाथों में कुदाल है, हथौड़े हैं। और कईयों की पीठ पर बंधी हुई डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। क्या बताया लेखिका ने? कि कुछ औरतों के पीठ पर जो है टोकरियां बंधी हुई हैं जिनमें उनके बच्चे हैं और कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही हैं। कि कितनी मेहनत करने वाली हैं, कितनी शक्तिशाली हैं, जो कि इतना होते हुए भी पत्थरों को तोड़ रही हैं। इतना स्वर्गीय सौंदर्य, इतना स्वर्ग का सौंदर्य। नदी, फूल, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत,
दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। जंग होता है बच्चों लड़ाई। इतना सुंदर, स्वर्ग के समान जो सुंदर है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वादियाँ हैं, झरने हैं, नदी हैं, फूल हैं, लेकिन इनके बीच क्या है? भूख है, मौत है, दैन्य है मतलब दानवता, और जिंदा रहने के लिए लड़ाई। ये सब किसके लिए? ये सब जिंदा रहने के लिए मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ। कि मातृत्व कैसे? अपना बच्चा पेट पे बांधे हुए हैं। श्रम साधना, श्रम की साधना क्यों कर रही हैं? कि वो अपनी भूख को, जिससे कि मजदूरी मिलेगी, भूख के लिए तो, पेट के लिए तो व्यक्ति करता है बच्चों। तो इस दोनों को लेखिका ने साथ साथ देखा। किसको? श्रम साधना को और मातृत्व को। वहाँ पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? किससे पूछा? एक कर्मचारी से, जहाँ पर जो रोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, सड़कों को बनाने वाले हैं, उन सब से लेखिका ने पूछा। क्या पूछा? चूहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही थी, उन्हीं रास्तों को इन पहाड़ियों द्वारा चौड़ा बनाया गया है। अब लेखिका को बताया कि जो जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, जहाँ तुम इस हिम की शिखरों का, चोटियों का आनंद लेने के लिए आ रही थी, इन रास्तों को बनाने वाली कौन है? ये महिलाएं, ये पहाड़ी महिलाएं, यही इनके द्वारा ही ये रास्ता बनाया जा रहा है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात ही निकल गया, अचानक ही निकला, और वह संजीदा हो उठा, वो जीवित हो उठा। कहने लगा, पिछले तो एक की जान भी चली गई थी, पिछले मास तो, महीने तो एक व्यक्ति गुजर भी गया था। ये बहुत ही दुस्साध्य है, जिसको साध्य न किया जा सके, जिसको करना बहुत ही कठिन हो। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, कि ये साध्य काम नहीं है, दुस्साध्य है। पहले डायनामाइट, पत्थर कौन सा बताया? डायनामाइट से चट्टानों को उखाड़ दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार से छोटे पत्थर में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी लंबी पट्टियों की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक तो सीधा पाताल में प्रवेश। कि इन पहाड़ों को इतना तोड़ तोड़ कर ऐसा सकरा रास्ता बनाया जाता है, अगर कहीं चूक हो जाती है तो सीधा पाताल लो। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। क्या लिखा था बच्चों उस पे? कि आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। क्या लिखा था उस पर? कि आप ताजुब मानेंगे कि लोगों ने मौत से लड़े हैं, इन रास्तों को बनाने के लिए मौत को भी झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मस्तिष्क का चैनल जो है लेखिका का बदल गया और पीछे मन घूमा। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में, जंगलों का वर्णन किया है, पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। किसकी तलाश में? पत्तों की तलाश में, पीठ पर बच्चे बांधे हुए कपड़े में। और जंगल कौन से? पलामू और गुमला। कौन से दो जंगलों का वर्णन किया है इसमें लेखिका ने? पलामू और गुमला। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, आदिवासी युवतियों के पांव कैसे हैं बच्चों? फूले हुए हैं, सूजे हुए हैं, उनके पैरों में सूजन है। पांव कैसे फूल गए हैं? वो चल रही हैं पहाड़ी रास्तों से। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े डांठे, जब पत्थर तोड़ते हैं तो उंगलियों के नीचे जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं ठाठे। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। क्या कहा? सबकी कहानी एक जैसी है, सबकी जिंदगी एक जैसी है। मलाई एक तरफ है
और आंसू और अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मलाई एक तरफ और आंसू, अभाव, यातना और वंचना ये एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि, अब लेखिका ने जो उसके साथ में सहयात्री होता है, जो उसके साथ में यात्रा कर रही थी, कौन? मणि और जितेन ने मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन ने कहा, मतलब गमगीन अचानक से एक अजीब से भाव से देखकर कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है कि जिसे तुम आश्चर्यचकित होकर देख रहे हो। ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं। पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हो, यहाँ की यात्रा का वर्णन कर रही हो। तो यहाँ की यात्रा को, यहाँ के सुंदर दृश्य को जो आप निहारने आई हो, इसका आनंद लीजिए। किसने कहा? सहयात्री मणि और जितेन ने। कि मजदूर लोग, आम जनता तो आप कहीं भी देख लेंगे, पत्थर तोड़ती महिलाएं कहीं भी देख लेंगे, लेकिन इतनी सुंदरता आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर कर आई हो। ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कि क्या कहा लेखिका ने? ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, जो कि बेकार चीज़ को क्या कर रही हैं? रिपेइंग कर रही हैं, पत्थरों को तोड़कर रास्ता बना रही हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा रही हैं। कि समाज इनको मजदूरी क्या दे रहा है? थोड़ी सी दे रहा है। और ये कितना, मतलब वेस्ट एंड रिपेइंग, ये कम लेती हैं और ज़्यादा देती हैं। मन ही मन सोचा। हमें वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कि लेखिका ने श्रम सुंदरियाँ कहा। क्या कहा? देखिए लेखिका ने कि सुंदरियाँ हैं श्रम करने वाली, श्रम सुंदरियाँ, श्रम करने वाली सुंदरियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। कि जीवन लहरा उठा और सारा जो है क्या हो उठा? खंडहर ताजमहल सा बन गया। कि लेखिका के दिमाग में जो है एक ऐसी वो बनी हुई थी, अब वो किस में परिवर्तित हो गया? ताजमहल में। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैठ लेंगे और तेज़ी से ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। मतलब हेयर पिन बेंट होता है कि उसे जो उलझाते जाओ वो पहाड़ों के बीच में और चलते रहो, उससे गिरने का भय कम रहता है। ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। कितने वर्ष के बच्चे?